गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फाइलम सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे और ये समझेंगे कि सीलेंट्रेटा जो संघ होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर इसको सीलेंट्रेटा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम निडेरिया है। इस निडेरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनका निडेरिया कहने का मतलब निडोसील सेल होती हैं, इसमें निडोसील का पाया जाना, जिनको हम दंश कोशिकाएं कहते हैं। तो दंश कोशिकाओं का पाया जाना इनमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिनके आधार पर इसको बांटा गया है। और उस दंश कोशिकाओं में दगने की क्षमता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने शिकार को ये दागती हैं और दगने के बाद उनको आहार के रूप में स्वैलोप करती हैं, ग्रहण करती हैं। इसी आधार पर इनको जाना जाता है, जिनमें दंश सेल्स पाई जाती हैं। इनके अध्ययन को निडोलॉजी कहा जाता है और इसी निडोलॉजी के आधार पर एक बुक्स का भी इसमें एक ग्रंथ, एक साहित्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। इस संघ के जंतु भेदक व्यवहार वाले होते हैं। भेदक व्यवहार माने होता है अलग अलग भेदने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग प्रकार से भेदने का इसमें कार्यक्रम इसलिए होता है कि इनको विभिन्न प्रकार से भेद सकते हैं। अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण इसको जाना जाता है। सभी सदस्य जलीय होते हैं। अधिकांश समुद्री, कुछ स्वच्छ पानी में तैरने वाले भी होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें सभी जंतु ज़्यादातर जलीय होते हैं और अधिकांश समुद्री और कुछ स्वच्छ पानी में भी रहने वाले होते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर डिफरेंस की बात यह है कि पॉलीफेरस जंतु और इनके सदस्य ज़्यादातर समुद्री जंतु हुआ करते थे और पानी में रहने वाले होते हैं। इस संघ के सदस्य द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म इनमें पाई जाती है। बाहर की ओर एपिडर्मिस और भीतर की ओर एंडोडर्मिस पाई जाती है। इसके बीच मीजोग्लिया नामक एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है। इन दोनों के बीच बात करें तो मीजोग्लिया की जो लेयर है वो इनमें पाई जाती है और इसी मीजोग्लिया के कारण इसको विशेष तौर से जाना जाता है, क्योंकि मीजोग्लिया जो शब्द है वो कुछ ही संघ के जंतुओं में उपयोग में लिया जाता है, जिसमें से सीलेंट्रेट जंतु या निडेरियन जंतु भी एक शामिल होते हैं। इस प्रकार एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस की परतों के कारण इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, यानी कि द्विस्तरीय, दो स्तरों वाले जंतु कहलाते हैं। इसमें अरीय सममिति होती है। सममिति भी देखिए छात्रों अलग अलग प्रकार की होती है। द्विपार्श्व सममिति होती है, अलग प्रकार गोलीय सममिति होती है, लेकिन यहाँ इनमें अरीय सममिति स्पेशलाइज्ड होती है। रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है, यानी जंतुओं को काटें तो यहाँ पे अरीय सममिति हमें मिलेगी। इनके सदस्यों में निडोप्लास्ट कोशिका पाई जाती है। निडोब्लास्ट कोशिका होती है जो आक्रमण सुरक्षा का कार्य करती है। निडोसील जो वर्ड है वो इसलिए कहा गया है, निडेरियंस जो नाम दिया गया है अभी जैसा मैंने आपको बताया, वो आक्रमण और सुरक्षा का कार्य करती है। इनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, टिश्यू लेवल का इनमें संगठन पाया जाता है। इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके सदस्यों में पाई जाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के कारण भी इनके सदस्यों को जाना जाता है। इनके सदस्यों में मुख पाया जाता है। इनके सदस्यों में माउथ मिलता है। माउथ की बात कर सकते हैं, यानी आपने देखा होगा कि पॉलीफेरस में स्पेशलाइज्ड माउथ नहीं था, लेकिन इनके सदस्यों में मुख पाया जाता है और गुदा एब्सेंट होती है, यानी कि एनस इनमें नहीं होगी। यानी कि ये दोनों ही काम एक ही शुद्ध द्वारा
संपन्न किए जाते हैं। इनके सदस्यों में बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनमें पाया जाता है और मुख को घेरे हुए स्पर्शक पाए जाते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं वो चारों तरफ से मुख को घेरे हुए यहाँ पाए जाते हैं। श्वसन और उत्सर्जन शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा होता है। श्वसन और उत्सर्जन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें तो शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा ये कार्य डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा होता है। क्योंकि ये इसलिए भी होता है कि इनमें कोई स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल तंत्र जो सिस्टम है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि ये उच्च कोटि के जंतुओं में मिलता है, उच्च विकसित जंतुओं में पाए जाते हैं और ये निम्न श्रेणी का जंतु होने के कारण इनमें इस तरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण शरीर की सतह से ही विसरण के द्वारा ये सारे के सारे कार्य होते हैं। इसमें जंतु अमोनोटेलिक होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक जंतु होते हैं, तो इसमें अमोनोटेलिक जंतु इसमें होते हैं। तंत्र का तंत्र केवल जाल के रूप में, नर्व नेट के रूप में पाया जाता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो केवल एक तंत्र का नेट के रूप में ही मिलता है, बाकी इसमें और दूसरी तरह का कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। मस्तिष्क इसमें एब्सेंट होता है। मस्तिष्क जो होता है वो इनमें, ब्रेन जो होता है एब्सेंट होता है, तो कुछ तंत्रिकाओं के माध्यम से ही ब्रेन के जो काम हैं वो संपन्न किए जाते हैं। गैंग्लियंस, छोटे छोटे गैंग्लियंस के माध्यम से ये काम किए जाते हैं, यानी पूर्ण विकसित मकसद मस्तिष्क जो होता है उनमें नहीं होता। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन इनमें होगा वो बडिंग द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक निर्माण द्वारा होता है। युग्मक निर्माण द्वारा इनमें पाया जाता है। तो छात्रों, आपने देखा कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों इसमें मिलते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों की व्यवस्थाओं के कारण इनमें जनन करने की प्रक्रिया बहुत ठीक प्रकार से इसमें पाई जाती है। और अलैंगिक जनन जैसा आपको पता है कि विपरीत जो परिस्थिति होती हैं उसमें अलैंगिक जनन ही कहीं ना कहीं उपयोग में लेने की बात होती है, और लैंगिक जनन जो होता है वो अनुकूल परिस्थिति में संभव होता है। तो दोनों तरह से इनमें जनन की व्यवस्था का पाया जाना भी अपने आप में एक अच्छा संकेत है। सदस्य उभयलिंगी या एकलिंगी हो सकते हैं। उभयलिंगी और एकलिंगी का आशय ये होता है कि एक ही जंतु में हो सकते हैं या अलग अलग जंतुओं में मेल फीमेल हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार से इसमें व्यवस्था मिल सकने की बात होती है। इनमें द्विरूपता या बहुरूपता पाई जाती है। डाइमॉर्फिज्म होती है या पॉलीमॉर्फिज्म का भी इसमें अलग अलग रूपों में जंतु पाए जा सकते हैं, यानी एक ही जंतु अलग अलग पॉलीमॉर्फिज्म का रूप धारण इसमें कर सकता है। ओबिलिया में, कॉलोनी में अलग अलग प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, नाम पाए जाते हैं। तो इसमें द्विरूपता या बहुरूपता का भी एक उदाहरण सामने हमारे बनता है, और इसी के कारण इसको हम विशेष तौर से इसको जानते हैं। और इसमें पीढ़ी एकांतरण, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। जैसे पॉलिप और मेडूसा की बात करें तो पॉलिप और मेडूसा इसमें दोनों तरह से इसमें पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। सभी सदस्यों में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। रीजनरेशन एक निश्चित रूप से छोटे जंतुओं का विशेष प्रकार का गुण होता है, जिसके कारण ये इनवर्टिब्रेट के जंतु इम्पोर्टेंट माने गए हैं, क्योंकि पुनरुद्भवन की क्षमता बड़े जंतुओं में ना के बराबर इसमें होती है। तो छोटे जंतुओं का ये विशेषीकृत गुण होता है कि इनमें पुनरुद्भवन, यानी कोई भी टूट फुट होती है या
अंग भंग होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो नए जंतु का विकास जल्दी से इनमें हो जाता है। इसी के कारण ये विशेषीकृत रूप से जाने जाने वाले जंतु भी माने गए हैं। थैंक यू।